आज हम लोग पढ़ेगा न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। क्या पढ़ेगा? न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। तो क्या है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन एंड न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। क्या है? फर्स्ट न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है, और न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो पहला है क्या रहेगा? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ न्यूटन ऑफ मोशन। पहला क्या है? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ इनर्शिया। इसको क्या बोला जाता है? लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। क्या है? फर्स्ट है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, उसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। और इनर्शिया क्या होता है? तो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ा था इनर्शिया क्या है। अगर कोई बॉडी को हम लोग का सपोज तुम अगर बैठा हुआ है तो तुमको बैठे रहने का मन करेगा, है कि नहीं? कि बॉडी क्या करना चाहता है? हमेशा अपना जो पोजीशन है, जो पहले का, जैसे आप अभी दौड़ेगा ना तो आपको साइकिल चलाएगा तो उसको साइकिल चलाते रहने का मन करेगा, वैसा होता है जितना है। तो क्या बॉडी क्या करना चाहता है? वो अपना जो पहले का जो स्टेट है उसमें रहना चाहता है हमेशा। जैसे अभी बैठा हुआ है ना, अभी तुमको बोला जाए इधर जाओ, तुम क्या करेगा? तुमको उठने में प्रॉब्लम होगा ना, नहीं जाने सकेगा। तो कोई भी बॉडी को क्या कर सकते हैं हम लोग? उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? The natural tendency of an object to resist a change in their state of rest or uniform motion is called inertia। अगर कोई भी बॉडी को क्या करे, उसमें हम लोग क्या करेगा? एक कोई भी बॉडी का एक क्या है नेचुरल टेंडेंसी है कि वो जो भी स्टेट में वही स्टेट में रहना चाहता है। जैसे अभी तुम बैठा हुआ है तो तुमको बोलेगा दौड़ने के लिए, तो तुम नहीं दौड़ने का, तुमको बहुत ही क्या हुआ। जैसे तुम्हारा मम्मी बोलेगा जाके तुम मोबाइल में गेम खेल रहे हैं बैठ के, और तुमको बोला पानी लेकर आओ गिलास, तो क्या जाएगा? तुम क्या बोलेगा? नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। तो तुम क्यों रेस्ट में? अगर तुम दौड़ रहे हो तो तुमको क्या करेगा? दौड़ते रहने का मन करेगा। तो वो ऑब्जेक्ट को इनर्शिया बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? F=ma वाला, ठीक है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, चलो अब हम लोग पढ़ेगा क्या होता है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन अभी पहला स्टार्ट करते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होगा? लॉ ऑफ इनर्शिया। इसको क्या बोला जाता है हम लोग को? लॉ ऑफ इनर्शिया।
पहला है एवरीबॉडी continue to be in the state of rest or of uniform motion in a straight line unless and until any external unbalanced force is applied on it। क्या बोला कि एवरीबॉडी कंटिन्यू टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन अनलेस एंड अनटिल एनी एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। अगर क्या होता है एवरीबॉडी, जितना भी बॉडी अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा, अगर वो क्या है मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहेगा, अनलेस एंड अनटिल अगर उसमें क्या करा जाए कोई एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई ना किया जाए। समझ में है? जैसे अभी तुम बैठा हुआ है, तुमको बोला जाकर तुम क्या रेस्ट पोजीशन में, तो तुम क्या रहना चाहेगा रेस्ट की पोजीशन में रहेगा, लेकिन हम तुमको क्या किया अनबैलेंस एक फोर्स लगा दिया, एक थप्पड़ लगाया तो तुम क्या करेगा हिल जाएगा प्लस तुम उठ जाएगा। तो वही बोला है कि एवरीबॉडी कंटिन्यू टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन अनलेस एंड अनटिल एनी एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। तुम अगर तुम्हारा क्या है, तुम्हारा टेंडेंसी क्या है, अभी तुम बैठा हुआ है तो तुम क्या रेस्ट में रहना चाहेगा, रेस्ट में रहना चाहेगा, लेकिन अचानक से तुमको अनबैलेंस फोर्स अगर तुमको धक्का मार दिया या क्या कर दिया या तुमको ये कर दिया थप्पड़ लगाया तो तुम क्या करेगा उठ जाएगा। तो वही बात है कि एवरीबॉडी अगर तुम क्या कर रहे हो, अगर तुम साइकिल चला रहे हो, तुम साइकिल चला रहे तो कैसा है मोशन में है, मोशन में, लेकिन एक्सटर्नल एक फोर्स लगा दिया, ब्रेक मारा, ब्रेक क्या एक फोर्स है, फोर्स लगाया तो ब्रेक क्या, ब्रेक मारते साथ क्या होगा वो रुक जाएगा, रुक जाएगा उसका स्टेट को। जैसे वो अगर सपोज ये पत्थर है, एक स्टोन है या रॉक बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, रॉक का टुकड़ा है, इसके ऊपर एक फोर्स, ये कैसा है अभी रेस्ट में तो हम लोग इसमें एक्सटर्नल एक फोर्स लगा रहा है, एक इंसान है सपोज राहुल नाम का एक इंसान है, इस पे एक फोर्स लगा रहा है, एक फोर्स लगाया तो ये क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा, यहाँ से क्या करेगा मूव करेगा, ठीक है। अगर इसको फोर्स ना लगाया जाए, एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, इसमें फोर्स ना लगाया जाए तो ये मूव करेगा नहीं, मूव नहीं करेगा। अगर सपोज एक कार है, सपोज ये साइकिल चला रहे तो ठीक है, साइकिल चला रहे तो ठीक है, ये साइकिल चला रहे तुम, हाँ साइकिल चला रहे, ये कैसा पूरा मूव हो रहा है, पूरा मूव हो रहा है, यहाँ से जा रहा है, लेकिन अचानक से तुम सडनली क्या करेगा, इस पे ब्रेक लगाया तो क्या करेगा, ये क्या था, ये मूविंग था, मोशन में था, रेस्ट में जाएगा ना, और ये अचानक से रुक क्या होगा, रेस्ट पोजीशन में हो जाएगा। जब तक भी हम लोग एक्सटर्नल फोर्स में ब्रेक लगाया ना, ब्रेक लगाएगा, सडनली ब्रेक लगा दिया तो ब्रेक क्या है, एक तरह का एक्सटर्नल फोर्स है ना, एक्सटर्नल फोर्स। तो न्यूटन लॉ क्या बोल रहा है, फर्स्ट लॉ में क्या, एवरीबॉडी कंटिन्यू टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन अनलेस एंड अनटिल एनी एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। ठीक है, कि कोई भी बॉडी हमेशा क्या रहना चाहता है, अपना जो भी पोजीशन होता है उसमें, अगर कोई मूविंग बॉडी है तो मूव होना चाहेगा, और कोई रेस्ट है तो रेस्ट में रहना चाहेगा। अगर उसमें अगर हम लोग अगर एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगाते तो वो बॉडी कभी भी रुकने वाला नहीं है। और या
रुकाना है तो उसको भी एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, ब्रेक के थ्रू या किसी के थ्रू वो लगाना होगा। यही न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, ठीक है। उसके बाद हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेगा। पढ़ेगा न्यूटन सेकेंड लॉ, लिख लिया सर? The rate of change of momentum is directly proportional to the force and its direction at that of force. The rate of change direction of सर वो क्या मोमेंटम? कुछ समझ में नहीं आया कुछ ना। तो क्या बोला, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एंड इट डायरेक्शन एज दैट फोर्स। सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, सपोज इसका नाम P1 है। क्या है? P1 ऑब्जेक्ट है, इसका कुछ मास होगा, कुछ वजन होगा इसका। हाँ, इसका नाम हम लोग लेते हैं M1, M ले देते हैं। मास कितना है इसका? M है। और इसका कुछ वेलोसिटी भी हो सकता है। वेलोसिटी मींस U लिखा, क्या इसका वेलोसिटी कुछ भी हो सकता है। हाँ, इनिशियल वेलोसिटी को क्या ले लिया हम लोग, मैंने स्टार्टिंग का वेलोसिटी कितना था इसमें? U था। ठीक है। उसके बाद हम लोग एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया। क्या फोर्स लगाएगा? एक्सटर्नल फोर्स लगाया, ठीक है। तो हम लोग पढ़ा था P इक्वल टू क्या होता था? MU होता था। MU होता था MU। इनिशियली इसका मोमेंटम कितना होगा? MU होगा, ठीक है। तो इसमें फोर्स लगाया तो ये बॉडी क्या होगा? मूव होने लगेगा, मूव हो गएगा। और सपोज ये कुछ टाइम डिस्टेंस करने के बाद, सपोज यहाँ सपोज ये A पॉइंट पे था, यहाँ पे क्या था? A पॉइंट पे था, ठीक है। A पॉइंट से B पॉइंट पे गया, कुछ टाइम लगा। इसका नाम सपोज यही बॉडी यहाँ पे आया, इसका नाम लिख दिया हम लोग, क्या लिख दिया? P2। क्या लिख दिया? P2। तो इसका क्या हो जाएगा? यहाँ पे पहुंचा, ये फाइनल इनिशियल था और ये ना इनिशियल था, यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे रुक गया आके, तो क्या हो जाएगा? फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी को हम लोग क्या ले लिया? V ले लिया, स्मॉल v। तो mv हो जाएगा, ठीक है। P2 इक्वल टू mv, ठीक है। इसको हम लोग B पॉइंट ले लिया। मास क्या लेना है इसका? यही सेम मास का ही ऑब्जेक्ट, ये इधर में था, यहाँ से धक्का मारा तो यहाँ पे आया कुछ समय बाद। कोई भी चीज को ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ से चल रहे थे तो कुछ समय लग रहा है ना। सपोज इसको हम लोग कर रहे हैं, इसको धक्का मार रहे हैं तो इसमें समय लगता है ना। तो A से B तक आने में कितना समय लगा उसको? T समय, T टाइम कितना लगा? T। तो ये मोमेंटम कैसा? सेम डायरेक्शन में दिया। कैसा डायरेक्शन में? सेम डायरेक्शन में। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्या होगा? फोर्स एंड डायरेक्शन एज दैट फोर्स। तो क्या होगा? जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली क्या होगा? प्रोपोर्शनल होगा। किसका होगा? P2 माइनस P1 बाई T के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। चेंज ऑफ मोमेंटम,
चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा, P2 में अगर सपोज यहाँ पे आते आते इसको 8 लगा था और यहाँ से 0, यहाँ पे कितना था इसका 0 था, यहाँ से यहाँ पे आने में कितना लगा 8 लगा, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो 8 हाँ 8 और कितना टाइम लगा T टाइम सपोज, तो 8 टाइम को कैसे लिखेगा, इसको कैसे लिखेगा P2 माइनस करेगा 8 माइनस 0 करेगा 8 माइनस 0 करेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग मान लिया F, फोर्स को हम लोग क्या लेते हैं F लेता है और K, इसको प्रोपोर्शनल को जब भी हटेगा, ये प्रोपोर्शनल हटने से क्या आता है K कांस्टेंट आ जाता है, K आता है। और ये P2 का वैल्यू हम लोग क्या लिया था, P2 का वैल्यू क्या था mv था, क्या था mv, और इसका P1 का वैल्यू कितना था mu माइनस mu बाय t, ठीक है। ये कंटिन्यू होगा ना, इधर में लिखते हैं, ठीक है, इधर स्पेस नहीं है लिखते हैं। उसके बाद देखो इन दोनों में mm क्या है, कॉमन है, m क्या है दोनों में है, यहाँ से निकाल लेगा बाहर पे, तो क्या आ जाएगा k m v माइनस u बाय t। हम लोग पढ़ा था a इक्वल टू v माइनस u बाई टी इक्वल टू क्या होता था, एक्सेलरेशन होता था, क्या होता था a, क्या होता था a होता था, v नो क्या होता है a इक्वल टू क्या होता था v माइनस u बाई टी, ये हम लोग को पता है, क्वेश्चन में दिया एक्सेलरेशन होता है, और इसको हम लोग यहाँ पे पुट कर देगा, तो क्या हो जाएगा k m a, इस टोटल का वैल्यू क्या ले लिया हम लोग a ले लिया, और f क्या होगा f इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, और k का वैल्यू हम लोग क्या लेगा, हेयर k को ले लेगा, हेयर k का वैल्यू कितना ले लेगा 1, जो कांस्टेंट है इसका वैल्यू हम लोग क्या लेगा 1 ले लेगा, तो यहाँ पे पुट करेगा 1 लिख देगा, तो कितना हो जाएगा f इक्वल टू m, यही न्यूटन लॉ है। यहाँ से कंटिन्यू होगा ना, ठीक है, यहाँ से लिखना, ठीक है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जो चेंज हुआ मोमेंटम, यहाँ से ये P1 मोमेंटम P2 पे चला गया, तो इससे इसको माइनस करेगा तो हम लोग को मोमेंटम मिल जाएगा, तो P2 माइनस P1 बाई टी, कुछ समय लगेगा t, तो फोर्स प्रोपोर्शनल होता है, लिखा था रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, जो फोर्स होगा फोर्स के प्रोपोर्शनल होगा इसका चेंज ऑफ मोमेंटम विद टाइम, उसको हम लोग ऐसे डिराइवेशन किया। उसके बाद मोमेंटम P2 का वैल्यू क्या था m ही था, इसको लिखा, P1 का वैल्यू कितना था mu था, mu लिखा, उसके बाद t तो t था, और k प्रोपोर्शनल जब हटेगा तो k आ जाता है ना, इक्वल टू लिखने से, और k लिखा m, और दोनों में क्या था m कॉमन था, तो m को बाहर निकाला, उसके बाद v माइनस u बाई टी, तो हम लोग को पता है v माइनस u बाई टी इक्वल टू क्या होता है एक्सीलरेशन होता है, तो a लिखा, इसके जगह पे हम लोग क्या लिख दिया a लिख दिया, इस जगह पे इसका वैल्यू को हम लोग क्या लिख दिया a लिख दिया, और हेयर को k का वैल्यू कितना 1 लिखा, और 1 किया मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना 1 के साथ किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करने से वही आंसर वैल्यू f इक्वल टू m है, प्रूफ हैंस प्रूफ, ठीक है, लिख लिया। और मोमेंटम क्या होता है, मोमेंट है फोर्स क्या होता है, इज ए वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी, ऐसा यूनिट होता है इसका kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, और न्यूटन भी होता है, दोनों में से कोई लिख सकता है।
देखा? हो जाएगा सर। देखा? क्यों? हो जाएगा सर, इससे देखिएगा। समझ में नहीं आया क्या? समझ में आया, नहीं थोड़ा देख रहा था इसमें। देख लो देख लो। तुमको दिखाई नहीं देता है क्या? नहीं सर। हाँ? ना। क्यों? नहीं, थोड़ा इतना में नहीं दिखाई देता हाँ, है। तो तुम वहाँ पे जाकर बैठो। बोलना चाहिए आई प्रॉब्लम है। तुम आँख को दिखाओ, आई चेकअप कराओ, उसको हटा दो, उसको इधर वहाँ पे बैठो। अभी भी दिखाई दे रहा है? हाँ सर। तुम आई को दिखाओ, मायोपिया का प्रॉब्लम होगा, दूर का चीज नहीं दिखाई देता है। हाँ सर, पहले दिखाई देता था, थोड़ा दर्द दर्द। देखो ना, अभी तुमको शायद समझ में नहीं आया, तुम इधर में आ जाओ, यहाँ पे खड़ा हो बोला कि मायोपिया है। देखो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एंड इट्स डायरेक्शन एज इट फोर्स। देखो हम लोग क्या किया, जो भी फोर्स होगा यहाँ पे, जो भी फोर्स लगाएगा, जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, जो ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लगाएगा वो क्या होगा, इसका मोमेंटम। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, उसका कुछ मोमेंटम होगा, हाँ सर। उसका कुछ मास होगा, उसका कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगा, है कि नहीं? कुछ वेलोसिटी होगा, तो इससे यहाँ पे फोर्स लगा है, तो यहाँ से ये चेंज हो रहा है, सेम डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, और यहाँ से यहाँ पे सपोज ये ए पॉइंट में था, ए पॉइंट से कहाँ पे जा रहा है, बी पॉइंट में जा रहा है। तो फाइनल वेलोसिटी इसका हम लोग मान लिया v है। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितना था, इनिशियली जब रुका होगा तो u था, और जब मूव करके यहाँ पे पहुंचे तो उसका वेलोसिटी कितना हो गया, v हो गया, और टाइम कितना लगा, t टाइम लगा। ठीक है, फोर्स को हम लोग क्या बोला, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम चेंज, मोमेंटम मैंने क्या, p2 माइनस p1। मैंने यहाँ से यहाँ तक किया तो p2 माइनस p1। जैसे हम लोग बोलेगा कि तुम जब 8 किलोमीटर चल रहे किया, तुम घर से निकला होगा, घर में कितना होगा, 0 किलोमीटर होगा, 0 किलोमीटर से यहाँ से पहुंचो 8 किलोमीटर पहुंचा होगा यहाँ, तो कैसे माइनस करेगा, 8 माइनस 0 करेगा तभी 8 आएगा। तो हम लोग क्या किया, वो इनिशियली जब यहाँ से पहुंचा, यहाँ का 8 किलोमीटर था, 8 किलोमीटर से 0 को माइनस करेगा तब तुम्हारा वैल्यू निकलेगा। तो इनिशियली फाइनल से क्या करेगा हम लोग, इनिशियल को माइनस करेगा, फाइनल से इनिशियल को माइनस किया तो क्या आया, p2 माइनस p1 बाई t। ये प्रोपोर्शनल हटा, फोर्स को हम लोग f से डिनोट करते हैं, ये इक्वल लिखा और k आया, ठीक है। और p2 को क्या लिख सकता है, p2 का वैल्यू कितना है, mv लिख सकता है, और p1 को क्या लिख सकते हैं, mu लिख सकते हैं बाई t, ठीक है। उसके बाद f, उसके बाद क्या लिखा, km। यहाँ पे दोनों में mm कॉमन था, दोनों में थे, इसलिए हम लोग इसको बाहर निकाल दिया, बाहर निकाला तो km हो गया m v माइनस u बाई टी। वी नो दैट a का वैल्यू कितना है, v माइनस u बाई टी, और ये हम लोग को पता है एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल बाई टी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल बाई टी एक्सेलरेशन होता है। तो v माइनस u बाई टी लिखा, उसके इसका वैल्यू क्या लिख दिया हम लोग, a, इस टोटल का वैल्यू, क्योंकि v माइनस u बाई टी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, a लिख सकते हैं, तो इसके जगह पे हम लोग a लिख दिया। और सपोज k का वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट में फिक्स्ड होगा, तो सपोज हम लोग इसका वैल्यू 1 ले लिया, 1 ले लिया, एज्यूम कर लिया 1, f इक्वल टू 1 mm। तो क्या होगा, 1 को साथ किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होने से क्या हो जाता है, 1 ही होगा ना, तो मल्टीप्लाई करेगा तो 1 ही वही वैल्यू आ जाएगा, तो f इक्वल टू m। ठीक है, जाओ आप आंख को दिखाओ, ठीक है डॉक्टर के। ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था और आगे चला जाओ बेंच को।
सर ओके हो गया। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन अभी हम लोग पढ़ेगा। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्या होगा? न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बोलते हैं? एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सपोज हम लोग किसी भी चीज के ऊपर कुछ भी फोर्स लगाते हैं तो वो भी जो बॉडी होता है वो भी हम लोग को फोर्स देगा। सपोज इसके ऊपर हम लोग ऐसे मारे, ऐसे मारा ना तो हम इसको मार रहे हैं ना तो ये भी हमको रिवर्स में हम लोग को कुछ फोर्स देगा। देखो तुम खुद से ट्राई करो। हाँ सर वो लग रहा है। लग रहा है। तो वही न्यूटन थर्ड लॉ क्या बोलते हैं? एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल, जैसे हम अभी लिख रहे हैं ना, इसमें हम अभी लिख रहे हैं ना, तुम पेन से लिख रहे हैं, तुम फोर्स लगा रहे हैं, तुमको भी वो फोर्स लगा रहे हैं। देखो टच करके देखो। एवरी एक्शन has an equal and opposite reaction. Suppose ये ऑब्जेक्ट है दो, सपोज ए एक ऑब्जेक्ट है और बी एक ऑब्जेक्ट है, दो स्टोन है, दो पत्थर है, ठीक है। ये इन दोनों को हम लोग क्या किया? एक साथ में ले गया तो ये दोनों क्या होगा? कोलाइड होगा, ठीक है। कोलाइड मीन्स टक्कर होगा उन दोनों के बीच में, टक्कर कर रहा है तो क्या करेगा? ये ए हो गया और ये बी, तो ए इसके ये सपोज ए इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, किसके ऊपर लगा रहा है फोर्स? इसके बी के ऊपर। तो ए इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है ए बी के ऊपर, और ये किसके ऊपर लगा रहा है? बी भी फोर्स लगा रहा है किसके ऊपर? ए के ऊपर, ऐसे लगा रहा है, ठीक है। तो इसका फोर्स क्या होगा? ये इधर से लगाएगा तो क्या होगा? ये फोर्स एफ होगा और इसका अगेंस्ट में जो फोर्स लगेगा वो क्या हमेशा क्या होगा? नेगेटिव होगा, ठीक है। ये बी ए वाला क्या होगा? नेगेटिव होगा फोर्स, ठीक है। इस डायरेक्शन में ये लगाएगा, समझ में आ रहा है? जैसे हम यहाँ पे लगाए ना तो मेरा फोर्स कैसा होगा? ये देखो ऐसा लिखा ना, ऐसा लगाया तो मेरा जो फोर्स बोर्ड के ऊपर लगा रहा है वो कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। और जो बोर्ड हमको लगा रहा है, जो बोर्ड हम ऐसे मार रहे हैं तो हमको भी चोट लग रहा है ना, तो फोर्स कैसा होगा? नेगेटिव होगा। तो वही बोला नेगेटिव नहीं होगा, मींस वो अपोजिट डायरेक्शन से हमको मार, अपोजिट मींस क्या? नेगेटिव साइड से आ रहा है ना, उल्टा साइड से आ रहा है। तो वही बोला ये पॉजिटिव होगा वो नेगेटिव होगा, और दोनों फोर्स क्या? इक्वल एंड अपोजिट होगा और इक्वली होगा। तुम जितना जोर से मारेगा तुमको उतना जोर दुखेगा। देखो ट्राई करो, ऐसे जोर से मारो, तुम जितना मार रहे हो फोर्स लगा तुमको भी उतना ही दर्द होगा। यही न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, ठीक है। टाइम कितना हो रहा है? আজি ইমানে থৈ দিওঁ নেকি? হ'ব অলপ কিলা ন।